हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने लगे हैं वो है शेडिड पोल मोटर। इस शेडिड पोल मोटर की वर्किंग पे, ऑपरेशन पे ऑलरेडी एक वीडियो इंग्लिश में बन चुकी है, लेकिन इसको अब मैंने उर्दू और हिंदी में कन्वर्ट किया है ताकि और ज़्यादा अच्छे तरीके से ये समझ आ सके। तो जैसा कि हमें पता है कि शेडिड पोल मोटर जो होती है ये एक एसी मोटर है, और एसी मोटर जितनी भी हैं वो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड पे वर्क करती हैं। और रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड क्या है, इसके ऊपर भी एक वीडियो मौजूद है, आप डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक पे क्लिक करके रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड को भी देख सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जितनी भी एसी मोटर्स हैं उनका जो वर्किंग प्रिंसिपल है वो है रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। तो असल में हमने शेडिड पोल मोटर में देखना है कि रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड कैसे क्रिएट होती है। तो शेडिड पोल मोटर एक सेल्फ स्टार्टिंग मोटर है, यानी इसको स्टार्ट करने के लिए कोई हमें धक्का नहीं देना पड़ता, खुद ब खुद स्टार्ट हो जाती है। और उसकी मेन वजह है कि इसके अंदर रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड होती है। तो लेट्स टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे ये आपके पास शेडिड पोल मोटर की कंस्ट्रक्शन शो हो रही है। ये एक वाइट कलर की जो कलर्स में वाइंडिंग नज़र आ रही है, ये हमारी कॉपर वाइंडिंग है जिसमें से एसी करंट फ्लो करेगा। और ये जो दूसरा जो पोर्शन है हमारे पास जो नज़र आ रहा है साइड पे, ये पोर्शन जो है ये सॉफ्ट आयरन का बना हुआ है, और इस सॉफ्ट आयरन के ऊपर ये वाइंडिंग हमने इसके ऊपर लपेटी हुई है जिसके अंदर करंट फ्लो करेगा। मज़ीद हम कह सकते हैं कि शेडिड पोल मोटर की जो पोल होते हैं वो सेम उसी तरह होते हैं जिस तरह डीसी मोटर्स के होते हैं। अगर आपने डीसी मोटर देखी है तो उनके जो पोल्स होते हैं वो थोड़े से सरफेस से बाहर निकले हुए होते हैं, उभरे हुए होते हैं। तो इसकी भी जो कंस्ट्रक्शन है वो बाकी एसी मोटर के बजाय जो पोल की जो कंस्ट्रक्शन है वो डीसी मोटर से मिलती है, सिवाय इसके कि डीसी मोटर में जो पोल होते हैं वो एक सॉलिड, यानी कि इनमें कोई कट नहीं होता, पूरा कंप्लीट होता है। क्योंकि शेडिड पोल मोटर का जो पोल होता है वो आधा दो हिस्सों में डिवाइड होता है। अब दो हिस्सों में डिवाइड क्यों होता है इसको आगे जाके देखेंगे। तो आप देख सकते हैं कि हर पोल, यहाँ पे 4 पोल शो है, तो हर पोल 2 हिस्सों में डिवाइड है। मजीद इसकी कंस्ट्रक्शन में क्या है कि ये जो डिवाइडेड पोर्शन है हमारे पास, इसके ऊपर एक कॉपर की स्ट्रिप लगी होती है, यानी कि हर पोल 2 हिस्सों में डिवाइड है, एक हिस्सा खाली है, जबकि दूसरे हिस्से के ऊपर एक कॉपर की स्ट्रिप या कॉपर का रिंग मौजूद है। और कॉपर के रिंग का ही असल में काम होता है शेडिड पोल मोटर में रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड को क्रिएट करना। तो ये हमारे पास कॉपर की स्ट्रिप है, आप देख सकते हैं, इसको कॉपर की स्ट्रिप भी कह सकते हैं, कॉपर रिंग भी कह सकते हैं। ये हर पोल पे होगा, अगर 2 पोल्स हैं तो 2 पे होगा, 4 पोल हैं तो 4 पे होगा। तो ये हमारे पास कॉपर रिंग्स हैं, ये हमारी फील्ड वाइंडिंग है या मेन वाइंडिंग आप कह सकते हो, मेन फील्ड वाइंडिंग। जबकि दरमियान में इसकी रूटर होता है, रूटर मतलब जो दरमियान में रोटेट करेगा। तो अगर हम इसकी रियलिटी में इसकी पिक्चर्स देखेंगे ये कैसी नज़र आती है, तो आप यहाँ पिक्चर्स में देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास एक शेडिड पोल मोटर के पोल नज़र आ रहे हैं। ये उसका जो एक साइड का पोल है, ये दूसरी साइड का पोल है, तो इसमें 2 पोल वाली एक शेडिड पोल मोटर नज़र आ रही है, दरमियान में इसमें रूटर मौजूद नहीं है। तो ये कॉपर का रिंग एक यहाँ पे लगा हुआ है आधे पोर्शन पे, और इसी तरह कॉपर का रिंग यहाँ पे भी लगा हुआ है। अगर यहाँ पे दूसरी साइड पे आप देखें शेडिड पोल मोटर को, तो ये आपके पास एक कॉपर की रिंग नज़र आ रहे हैं, एक अपर साइड पे है, और उसी के बिल्कुल नीचे अपोजिट साइड पे दूसरा रिंग आपको नज़र आ जाएगा। इसको आप कॉपर रिंग भी कह सकते हैं, कॉपर स्ट्रिप भी कह सकते हैं। अब शेडिड पोल मोटर की कंस्ट्रक्शन में जो रूटर होता है, शेडिड पोल मोटर का जो रूटर होता है वो सॉफ्ट आयरन का बना हुआ होता है ताकि उसके अंदर से मैक्सिमम लाइन ऑफ फोर्स गुजरे। और मज़ीद ये जो रूटर होता है इसके अंदर आगे मज़ीद एक लंबे लंबे से रॉड्स होते हैं लॉन्गिट्यूडनल वाइज। ये रॉड्स कॉपर या एल्युमिनियम के भी हो सकते हैं, और ये पूरे रॉड्स कवर्ड होते हैं सॉफ्ट आयरन के साथ। अब हम कह सकते हैं कि शेडिड पोल मोटर का जो रूटर होता है वो सेम इंडक्शन मोटर वाला होता है जो नॉर्मली हमारे पास पंखों में या मोटर्स में इस्तेमाल होता है, एसी मोटर्स में। और इस रूटर को हम कहते हैं स्क्वायरल केज रूटर। इसमें एक केज बना हुआ होता है कॉपर या एल्युमिनियम के रॉड्स का, और वो एल्युमिनियम और कॉपर के रॉड्स कवर्ड होते हैं सॉफ्ट आयरन के साथ। तो ये तो होगी कंस्ट्रक्शन।
शेड पोल मोटर की थोड़ी बहुत। अब चलते हैं इसके ऑपरेशन की तरफ। शेड पोल मोटर यहाँ पे आपको नज़र आ रही है और एक ग्राफ में मैंने शो किया। ग्राफ के साथ साथ हम AC करंट को भी देखते जाएंगे और उसका इफेक्ट भी देखते जाएंगे। तो यहाँ पे आपको एक पोर्शन नज़र आ रहा है, हम सिर्फ एक पोल को ही कंसीडर करेंगे। एक पोल पे जो इफेक्ट होगा वो बाकी पोल्स पे भी सेम इफेक्ट होगा। तो हम एक पोल को देख लेते हैं कि एक पोल के ऊपर किस तरह से AC करंट इफेक्ट होता है। तो इसको हम थोड़ा सा जूम कर लेते हैं समझने के लिए, अपनी आसानी के लिए। और ये हमारे पास एक 3D व्यू आ गया है शेडेड पोल मोटर के एक पोल का। तो ये कंप्लीट एक पोल है जो नीचे जाके दो हिस्सों में डिवाइड है। एक हिस्सा बिल्कुल खाली है जबकि दूसरे हिस्से के ऊपर एक कॉपर की स्ट्रिप या कॉपर का रिंग मौजूद है। ऊपर ये जो आपको ये नज़र आ रही है वाइट कलर की लाइन, ये मैंने शो की है कॉपर की वाइंडिंग या मेन वाइंडिंग जिसमें से करंट फ्लो करेगा AC करंट, और उसकी वजह से एक इलेक्ट्रोमैग्नेट क्रिएट होगा। शेडेड पोल रिंग कॉइल आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, ये रिंग है। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि ये हमारे पास एक AC का ग्राफ है AC करंट का। जैसे जैसे करंट इंक्रीज होता है तो यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेट बनता है। उस इलेक्ट्रोमैग्नेट की लाइन ऑफ फोर्स इस सॉफ्ट आयरन के अंदर से फ्लो करती है और फ्लो करने के बाद यहाँ से इसमें से निकल के दूसरे पोल की तरफ जाती है। लेकिन याद रहे कि जैसे जैसे करंट इंक्रीज होगा वैसे वैसे इसकी मैग्नेटिक फील्ड भी इंक्रीज होगी, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड और करंट का आपस में डायरेक्ट रिलेशन होता है। अब जब मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होगी तो हम कह सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड असल में चेंज हो रही है। कैसे चेंज हो रही है कि मैग्नेटिक फील्ड 0 से मैक्सिमम की तरफ जा रही है, क्योंकि करंट भी 0 से मैक्सिमम की तरफ ही जा रहा है। तो जब मैग्नेटिक फील्ड चेंज होती है और उस मैग्नेटिक फील्ड के करीब जब कोई कंडक्टर आ जाए तो चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड उस कंडक्टर के अंदर एक वोल्टेज पैदा कर देती है जिसको हम कहते हैं फ्राइडेज लॉ। तो ये जब मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही होगी यानी इंक्रीज हो रही होगी तो इन दोनों पोर्शन में, एक पोर्शन में कॉपर का रिंग है तो कॉपर के रिंग के अंदर तो फ्राइडेज लॉ अप्लाई हो जाएगा, जबकि जो दूसरा पोर्शन है यहाँ पे कोई भी रिंग नहीं है, कोई भी कॉपर नहीं है, या यहाँ पे फ्राइडेज लॉ अप्लाई नहीं होगा। तो हम कह सकते हैं कि जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होना शुरू होगी तो उसके इंक्रीज होते होते उसके चेंज होने के साथ साथ इस कॉपर की स्ट्रिप के अंदर भी एक वोल्टेज पैदा होगा। अब क्योंकि कॉपर का एक कंप्लीट रिंग है तो उस वोल्टेज की वजह से इस कॉपर के अंदर एक करंट भी फ्लो करेगा, और जब करंट फ्लो करता है किसी भी कंडक्टर या स्पेशली कॉपर के अंदर तो वो अपनी एक मैग्नेटिक फील्ड भी क्रिएट कर देगा। लिहाजा अब यहाँ पे दो टाइप की मैग्नेटिक फील्ड हो गई है। एक मैग्नेटिक फील्ड वो है जो कि हमारी मेन मैग्नेटिक फील्ड है जो कि इंक्रीज हो रही है, और एक मैग्नेटिक फील्ड वो है जो कि इस कॉपर के रिंग ने खुद क्रिएट कर दी है फ्राइडेज लॉ की वजह से। तो जब फ्राइडेज लॉ अप्लाई होता है तो साथ ही लेंज लॉ भी अप्लाई होता है। अब लेंज लॉ क्या है? लेंज लॉ कहता है कि जब भी वोल्टेज पैदा होते हैं तो वोल्टेज अपने कॉज को, अपनी वजह को अपोज करते हैं। अब यहाँ पे वोल्टेज पैदा होने की वजह है इस मैग्नेटिक फील्ड का इंक्रीज होना। लिहाजा ये वाला जो है वो इस मैग्नेटिक फील्ड को इंक्रीज होने से ही कॉपर रिंग रोकेगा, जबकि यहाँ इस पोर्शन में कोई भी फ्राइडेज लॉ अप्लाई नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पे कोई कंडक्टर ही नहीं है। लिहाजा यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रही थी या इंक्रीज हो रही थी इसको कोई ऑपोजिशन नहीं मिली, जबकि यहाँ पे इसको ऑपोजिशन मिल रही है। तो हम कह सकते हैं कि ये वाला जो पोर्शन है जिसमें कॉपर का रिंग है यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड थोड़ी वीक हो जाएगी, क्योंकि ऊपर से मेन मैग्नेटिक फील्ड आ रही है, नीचे वाली साइड से इसको अपोज कर रही है कॉपर की मैग्नेटिक फील्ड, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड वीक हो जाएगी। जबकि जो दूसरी साइड है जहाँ पे कॉपर का रिंग नहीं है वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग ही रहेगी, क्योंकि वहाँ पे इसको ऑपोजिशन नहीं मिल रही। तो इसका जब ओवरऑल इफेक्ट हम देखेंगे कि ये कैसा नजर आएगा तो वो कुछ इस तरह से नजर आएगा कि ऊपर से जो मैग्नेटिक फील्ड आ रही होगी वो कॉपर वाली साइड्स में तो वीक हो जाएगी क्योंकि यहाँ से ऑपोजिशन मिल रही है, जबकि दूसरी वाली साइड पे उसको ऑपोजिशन नहीं मिल रही तो वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होगी। तो इसमें हम कह सकते हैं कि यहाँ पे अगर मैग्नेटिक फील्ड बन रही है तो ये वाला जो पोर्शन है जहाँ पे रिंग नहीं है यहाँ पे नॉर्थ पोल क्रिएट हो जाएगा या स्ट्रॉन्ग नॉर्थ पोल होगा, जबकि वो एरिया जहाँ पे कॉपर रिंग मौजूद है वहाँ पे नॉर्थ पोल ना होने के बराबर होगा या बहुत वीक होगा। तो ये इस तरह से एक सिचुएशन हमें नजर आएगी। ये सिर्फ इतना एरिया है कि जब करंट यहाँ से इंक्रीज हो रहा होगा। याद रहे कि फ्राइडेज लॉ तब अप्लाई होता है कि जब
मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही हो। जब मैग्नेटिक फील्ड चेंज होना बंद हो जाएगी तो फ्राइडेज लॉ भी बंद हो जाएगा, यानी स्टॉप हो जाएगा। अब फ्राइडेज लॉ कब स्टॉप होगा या मैग्नेटिक फील्ड कब चेंज होना बंद होगी, तो वो डिपेंड करता है कि आपका जो मेन करंट फ्लो कर रहा है ये कब स्टॉप होता है। तो चलिए फिर एक दफ़ा ग्राफ की तरफ चलते हैं। अच्छा, ये जो अब आपको इस नज़र आ रहा है स्पॉट येलो कलर का, तो ये येलो कलर का जो स्पॉट यहाँ पे है, ये वो पॉइंट है जहाँ पे करंट अब इंक्रीज होने के बाद उसने अभी डिक्रीज होना है। लिहाजा करंट इस पर्टिकुलर टाइम के लिए, फ्रिक्शन ऑफ सेकंड के लिए, करंट थोड़ी देर के लिए स्टेडी होगा। स्टेडी का मतलब है करंट अब चेंज नहीं हो रहा, यानी कि या तो वो बढ़ रहा था या कम हो रहा था। लेकिन जब कोई बढ़ती हुई चीज़ जब कम होना शुरू होती है तो पहले वो अपनी डायरेक्शन को, या कोई भी चीज़ जो फ्लो कर रही हो, मूव कर रही हो, उसने अगर अपनी डायरेक्शन चेंज करनी है तो सबसे पहले वो अपनी वेलोसिटी को स्टॉप करेगी, रोकेगी। तो जैसे वेलोसिटी नॉर्मली कम होती है तो हम कहते हैं एक्सेलरेशन जीरो हो गया। तो यहाँ पे भी हम उसी को लेंगे, हम कहेंगे जब करंट इंक्रीज हो रहा था, जब इस पॉइंट पे पहुंचा, अब करंट ने क्योंकि नीचे जाना है, लिहाजा कुछ टाइम के लिए, फ्रिक्शन ऑफ सेकंड के लिए जो करंट है वो स्टेडी हो जाएगा, यानी अब चेंज नहीं हो रहा फ्रिक्शन ऑफ सेकंड। तो जैसे ये पर्टिकुलर पॉइंट आएगा तो उस वक्त ये रिंग के ऊपर चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जो हो रही थी, चेंज हो रही थी, वो चेंज होना बंद हो जाएगी। जब चेंज होना बंद होगी तो इस पे जो फ्राइडेज लॉ अप्लाई हो रहा था, इस फ्रिक्शन ऑफ सेकंड के लिए, वो फ्राइडेज लॉ भी स्टॉप हो जाएगा। जब फ्राइडेज लॉ स्टॉप होगा तो ये जो अपोज कर रहा था मेन मैग्नेटिक फील्ड को, इसकी अपोजिशन भी खत्म हो जाएगी। तो उस सूरत में जब ये पर्टिकुलर पॉइंट आएगा, पीक पॉइंट आएगा, तो दोनों साइडों पे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग ही होगी, क्योंकि यहाँ तो पहले से ही स्ट्रांग थी, बढ़ गई थी। ये वाली थोड़ी देर से स्ट्रांग हुई है क्योंकि अपोज हो रहा था, लेकिन अब अपोजिशन फ्रिक्शन ऑफ सेकंड के लिए कम हुई है, तो अब दोनों जगहों पे सेम स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड बन गई है, शेडेड वाले पोर्शन में भी और अनशेडेड पोर्शन पे भी। अब करंट ने होना डिक्रीज। जब करंट डिक्रीज होगा तो वंस अगेन मैग्नेटिक फील्ड भी डिक्रीज होगी। तो मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज का मतलब है कि मैग्नेटिक फील्ड दोबारा से चेंज होगी, अब वो मैक्सिमम से जीरो की तरफ चेंज होगी। तो अब जब मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी तो अगेन चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड फ्राइडेज लॉ अप्लाई कर देगी। तो अब फ्राइडेज लॉ कहाँ अप्लाई होगा? डेफिनेटली इसी कॉपर की रिंग पे अप्लाई होगा। तो अब जब जैसे ही हमारा करंट डिक्रीज होगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी डिक्रीज होगी। तो मैग्नेटिक फील्ड जब डिक्रीज होगी तो ये चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इस कॉपर रिंग के अंदर वोल्टेज पैदा करेगी। अब ये वोल्टेज अगेन इसमें करंट पैदा होगा, उस करंट की वजह से इसकी अपनी एक मैग्नेटिक फील्ड भी बन जाएगी। इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो अगेन अपने कॉज को अपोज करेगी। तो यहाँ पे इसका कॉज एज पर लेंस लॉ, इसका कॉज क्या है, इसकी वजह क्या है? अब इसके वोल्टेज पैदा होने की वजह है मैग्नेटिक फील्ड का डिक्रीज होना, लिहाजा अब वो डिक्रीज होने को अपोज करेगी। पहले क्या था कि पहले वाली साइड पे वो इंक्रीज होने को अपोज कर रही थी, अब वो मैग्नेटिक फील्ड को डिक्रीज होने में अपोज करेगी। जबकि जो दूसरी साइड है यहाँ पे क्योंकि कोई कॉपर का रिंग नहीं है, लिहाजा यहाँ पे कोई फ्राइडेज लॉ अप्लाई नहीं होगा, तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है इसको कोई अपोज नहीं कर रहा, लिहाजा ये वाले पोर्शन में तो मैग्नेटिक फील्ड जल्दी डिक्रीज हो जाएगी, जबकि ये वाली को क्योंकि डिक्रीज होने पे अपोजिशन मिल रही होगी, लिहाजा ये थोड़ा देर से डिक्रीज होगी। लेट्स सी एनिमेशन में देखते हैं किस तरह से नजर आता है। तो अगेन करंट फ्लो करेगा कॉपर वायर के अंदर, कॉपर रिंग के अंदर, इस दफा अपोजिट डायरेक्शन में करेगा, और उसके नतीजे में जो मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगी वो मैग्नेटिक फील्ड अपने कॉज को अपोज करेगी। और अब हमारा कॉज या वजह क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड का डिक्रीज होना, लिहाजा अब वो मैग्नेटिक फील्ड के डिक्रीज होने को अपोज करेगी। उस सूरत में हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे बनेगी वो कुछ इस तरह से बनेगी कि जो हमारी मेन मैग्नेटिक फील्ड होगी उसकी शेप कुछ इस तरह से हो जाएगी, यानी कि जब करंट डिक्रीज हो रहा होगा तो अनशेडेड पोल में तो करंट के डिक्रीज होते ही मैग्नेटिक फील्ड कम होना शुरू हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। लेकिन जो शेडेड पोर्शन में यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड फौरन डिक्रीज नहीं होगी, क्योंकि फ्राइडेज लॉ और उसके बाद लेंस लॉ इस डिक्रीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को कुछ देर के लिए अपोज करेंगे। तो उस सूरत में यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड बनी हुई हमें नजर आएगी, जैसा कि यहाँ पे नजर आ रहा है। तो इसको अगर हम कहें कि जब करंट डिक्रीज हो रहा होगा तो अनशेडेड पोल में मैग्नेटिक फील्ड वीक हो गई, जबकि जो शेडेड पोल है जिसके ऊपर कॉपर रिंग मौजूद है वहां पे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग ही रहेगी।
तो ये वो एरिया जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कुछ देर के लिए स्ट्रॉन्ग रहेगी। तो इसको हम एक एनिमेशन से भी समझ लेते हैं, कुछ और इसमें क्लियर हो जाएगा कि साइकिल के साथ किस तरह से चेंज होती है। यहाँ पे एक एनिमेशन आप देख सकते हैं। तो पहले आप इस साइकिल को देख लें, इस हाफ साइकिल को। पहले करंट 0 से मैक्सिमम जाता है, फिर मैक्सिमम से 0 जाता है। तो जब करंट 0 से मैक्सिमम की तरफ जाएगा तो उस वक्त क्या होगा कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, लेकिन अनशेडेड पोल पे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग है, यहाँ पे वीक है। जब पीक पे पहुंच जाएगा तो दोनों पे आ जाएगी, और जब करंट डिक्रीज होगा तो सिर्फ यहाँ पे रहेगी, अनशेडेड पोल पे से मैग्नेटिक फील्ड कम हो जाएगी। तो इसी एनिमेशन को कुछ देर के लिए और से देखें और समझें कि किस तरह से एक साइकिल के साथ मैग्नेटिक फील्ड चेंज होती है। तो क्योंकि यहाँ पे हम कह रहे हैं कि नॉर्थ शिफ्ट होगा, पहले यहाँ पे नॉर्थ आएगा, अब दोनों जगह पे नॉर्थ आ जाएगा, और अब सिर्फ यहाँ पे नॉर्थ रह जाएगा, वहां से खत्म हो जाएगा। तो जब नेगेटिव साइकिल को हम ट्रेस आउट करेंगे तो उसमें फर्क सिर्फ इतना होगा कि यहाँ पे क्योंकि नॉर्थ शिफ्ट हुआ है तो नेगेटिव साइकिल में हम कहेंगे यहाँ पे साउथ आएगा, फिर दोनों तरफ पे साउथ आ जाएगा, और फिर एक तरफ साउथ आ जाएगा। यानी असल में पोल यहाँ पे शिफ्ट होते हैं। तो आपको एक और यहाँ पे हम वीडियो एनिमेटेड में दिखाता हूँ। इस वीडियो में आप इस क्लिप में आप देखेंगे किस तरह से शेडेड पोल मोटर जो है वो में पोल शिफ्ट हो रहे हैं। आप देखें, ये आपको नज़र आ रहा है कि एक शेडेड पोल मोटर है, और इस शेडेड पोल मोटर में एसी सप्लाई आ रही है, और जैसे जैसे शेडेड पोल मोटर में नॉर्थ पोल चेंज हो रहा है तो आपको नज़र आ रहा है कि नॉर्थ पोल शिफ्ट होता हुआ नज़र आ रहा है। इसको हम कहते हैं शिफ्टिंग ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, लेकिन असल में ये वैसा ही है जैसा कि रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड होती है। असल में हम नॉर्थ पोल को रोटेट कर रहे हैं। और एज अ रिजल्ट उसके नतीजे में उसके अंदर जो रूटर होगा वो भी इसको फॉलो करते हुए उसके साथ रोटेट करेगा। तो जेंटलमैन, ये सब था शेडेड पोल मोटर के ऑपरेशन के बारे में। इस वीडियो को जो है वो ज़रूर लाइक करें, इसको शेयर भी करें, और इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है वो आप कमेंट्स में हमें कर सकते हैं। तो ये था शेडेड पोल मोटर के बारे में, और थैंक यू वेरी मच। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू वेरी मच।